वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं नावल सर्किश की एक और न्यू एपिसोड। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश आप लोगों के साथ ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आप लोगों की समातों तक पहुँच सके। बग़ैर देर किए नावल का करते हैं आगाज़। मैं एक कोने में छुपा बैठा था, लेकिन मलक रियाज आखिरकार मुझे ढूंढता हुआ वहां आन पहुंचा। मुझे देखकर इसने कोई इत्मीनान की सांस ली। शुक्र है आप मौजूद हैं। मैं तो समझ रहा था निकल गए। फिर वो खुद ही अपने ख्याल की तरदीद करते हुए बोला, निकल कैसे सकते हैं? मैंने आपकी और आपकी गाड़ी की निगरानी के लिए बंदे बाहर खड़े किए हैं कि चौधरी साहब निकल कर जाने ना पाएँ। इसने मखमूर से अंदाज में कहका लगाया। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि इसने ये बात मजाक में कही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपकी खुशी की खातिर आ गए हैं तो जाएंगे भी आपसे पूछ कर ही। अब तक तो कोई ऐसी वजह पैदा नहीं हुई जो मुंह छुपाकर जाने की ज़रूरत पड़े। वो फंसा कर मेरे पास बैठे हुए नीची आवाज़ में बोले, आप कुछ शुगल मेला नहीं कर रहे, पीछे छुपे बैठे हैं। आप कोई कैश वगैरह साथ नहीं ला सके तो परेशानी की कोई बात नहीं। हुक्म करें कितना कैश मंगवाऊँ, बाद में हिसाब होता रहेगा, या आप हमें हुक्म दें हम आपकी तरफ से लाख 2 लाख लुटा दें। यहाँ छोटे छोटे सरकारी मुलाजमों और तनख्वाहदारों को देखें किस तरह नोट उछाल रहे हैं। आप तो इतने बड़े आदमी हैं। इसका इशारा रक्स करती हुई तवाफ़ों पर नोट निछावर किए जाने की तरफ था। मैंने मासूमियत से पूछा, क्या तवाफ़ पर नोट निछावर करने से ही इंसान का मकाम व मर्तबा ज़ाहिर होता है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है चौधरी साहब। वो एक पैकेट से अपने लिए पान निकालते हुए बोला। पान से अजीब अजीब सी तेज़ खुशबुएँ फूट रही थी। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी के शुक्ल मेले होते हैं। इन मौक़ों पर इसी तरह करना अच्छा लगता है। जिस तरह रिवायतें चली आ रही हों, दौलत ऐशो इशरत के ही होती है, इस तरह किसी हसीन चेहरे पर लुटाने में कभी कभी मज़ा आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप महफिल को कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे। आपने पीने पिलाने में भी हिस्सा नहीं लिया। आपका कुछ मूड नहीं बना। मैंने इसे तसल्ली दी। लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने अपने अंदाज़ होते हैं। कुछ लोग कुछ हरकतें करके महजूज़ होते हैं, कुछ लोग इन्हें देखकर महजूज़ होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर कैश का कोई मसला है, नहीं, ये मसला नहीं है। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, ब्रीफ केस मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। इत्तेफाक से इसमें काफ़ी कैश है। इसमें चेक बुक भी मौजूद है। मैं अभी किसी नौकर से ब्रीफ केस मंगवा लेता हूँ। इखलाकियात का भी मुझे कुछ दावा नहीं है। अगर मैं कोई बहुत बड़ा पारसा आदमी होता तो इस महफिल में आता ही नहीं। कंजूसी का मर्ज भी मुझे लाहक नहीं है। मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ। इस तस्वर से मेरा दिल नहीं डूब रहा। मैं लाख 2 लाख रुपए इन तवाफ़ों पर उठा दूँ तो फिर मसला क्या है? मलक रियाज ने उलझन से मेरी तरफ देखा। मुझे ये काम बड़ा अजीब और बहुत मुज़हका खेज़ नहायत तसहीक आमेज़ लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मलक रियाज जैसे मोटी खोपड़ी वाले आदमी के सामने किस तरह अपने महसूसात वजाहत तक करूँ। ये एक बड़ी अजीब सी रवायत, बड़ा अजीब सा रिवाज है। मालूम नहीं इसने कब और किस तरह जन्म लिया होगा। आपको अजीब नहीं लगता कि एक औरत नाच रही है, लोग इस पर नोट उछाल रहे हैं, या इसे नोट देने के बहाने इसके साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं और वो मुस्कुरा रही है? क्या आपको यकीन है कि वो इस वक्त अंदर से भी मुस्कुरा रही होती होगी? मलक एक टिक मेरी तरफ देख रहा था। इसकी मोटी मोटी खूबसूरत आंखें फैली हुई थीं। इनमें खुमार के गुलाबी डोरे तैर रहे थे। पान चबाने के लिए वो बेख्याली से आलम में धीरे धीरे मुँह चला रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, मैं बचपन में देखा करता था, हमारे गांव में रीछ या बंदर वाला आया करता था। मैंने इसे ये नहीं बताया कि शक्करगढ़ ही मेरा गांव था जहां मैं इस वक्त बैठा था। रीछ या बंदर मुख्तलिफ तमाशे दिखाता था, नाचता था। फिर सब बच्चे इस पर पैसे फेंकते थे या मदारी इसके हाथ में एल्युमिनियम का एक कटोरा दे देता था, जिसे लेकर वो सारे मजमे के सामने फिरता था और सब इसमें हंसफे तौफीक पैसे डाल देते थे। मलक रियाज ने गैर मुल्की सिगरेट का पैकेट निकाल कर लंबी सी एक सिगरेट निकाली। इसमें बात जारी रखते हुए कहा, रीछ या बंदर का तमाशा और मुजरा मुझे कुछ एक ही तरह की चीज़ महसूस होती है। औरत ख्वात वाइफ हो, इसमें और रीछ में बंदर में कोई फ़र्क होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग डांस आराम से यकसोई से बैठकर देखा करें और इसका कोई तयशुदा मुआवजा या हस्बे हैसियत और हस्बे हालात कोई रकम रक्स से पहले या रक्स के बाद तवाइफ या इसकी नायिका को अदा कर दिया जाए? ये एक एक नोट उछालना या इसके लिए तवाइफ को करीब बुलाना, इससे चेहरे करना, नोच कसौटी करना कुछ अजीब सा नहीं लगता? मैं बहुत नीची आवाज़ में बात कर रहा था। वैसे भी वहाँ एक हंगामा बरपा था। सब बकौल मलक रियाज के शुगल मेले में लगे हुए थे, वरना शायद आसपास बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन बुरा मना जाते। मलक रियाज ने एक गोंजीला कहका लगाया। तब भी कोई हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। वो अपना भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर रख कर बोला, चौधरी साहब तुसी भी बड़े ही कमाल बंदे हो। हर गल तुसी गुंजाइच पै जाते हो। चौधरी साहब आप भी कमाल के आदमी हैं, हर बात में उलझनों में पड़ जाते हैं। क्या करूँ, मालिक ने ऐसा ही बनाया है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मुझ में, शायद यहाँ कोई पुर्जा गलत लग गया है। मैंने कनपट्टी पर उंगली मारते हुए कहा। इस दौरान मलक का नौकर मेरी गाड़ी से मेरा ब्रीफ केस ले आया। इसने एक कहका और लगाया, फिर नीची आवाज़ में बोला, जब आप शहर में होते हैं तो क्या कभी शाही बाजार या प्राइवेट पार्टियों में मुजरा शुजरा देखने नहीं जाते? नहीं, बाज़ारों में तो मैं कभी नहीं गया।
मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है किसी ऐसी प्राइवेट पार्टी में भी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ जहाँ मुजरे वगैरह का इंतज़ाम रहा हो। ज़रा मॉडर्न किस्म की पार्टीज़ में जाने का अलबत्ता अक्सर इत्तेफाक हुआ है, जहाँ खाने पीने के बाद डांस वगैरह का सिलसिला चल पड़ता है, शायद खाना हज़म करने के लिए। वो भी अंग्रेज़ी मुजरा ही हुआ ना? मलक ने हल्का सा कहका लगाया। नहीं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। इसमें कोई एक शख्सियत तमाशा और बाकी सब तमाशा ही नहीं होते, और ये नोटों वगैरह का सिलसिला भी नहीं होता। सब खुद ही तमाशा होते हैं और ख़ुद ही तमाशाई। यार यूँ कह लें कि हर कोई अपना तमाशा अपनी बगल में लिए फिरता है। मलक रियाज हंसा, फिर मेरी तरफ झुकते हुए संजीदगी से बोला, वैसे यकीन नहीं आता चौधरी साहब कि आप इतने ही सादा और अय्याशियों से इतने ही बचे हुए आदमी हैं। आपकी जवानी तो उमड़ता हुआ तूफ़ान मालूम होती है। क्या करेंगे इसको बचा बचा के रख कर? अब ऐसी भी बात नहीं, मैंने पहलू बदलते हुए तवील सांस लेकर कहा। मैंने कहा ना, ज़िंदगी को बरतने का हर किसी का अपना तरीका, अपना सलीका होता है। मैंने ब्रीफ केस खोला। इसके एक हिस्से में नोटों की गड्डियाँ तरतीब से रखी थी। मैंने 10,000 की एक गड्डी निकाल कर मलक रियाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, ये आप मेरी तरफ से इस रकासा पर लौटा दीजिए। जब दूसरी आएगी तो मज़ीद रकम आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। नहीं चौधरी साहब, ये काम इस तरह नहीं होते। और नफ़ी में उंगली हिलाते हुए बोला, आपकी रकम है, आप ही आगे आकर पेश करें। मलक साहब, मैं अभी तक इन लड़कियों से अपनी शक्ल छुपाने में कामयाब रहा हूँ। आप अब क्यों मुझे एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं? इनमें से कुछ का ताल्लुक फ़िल्मी दुनिया से भी है और वो मुझे पहचानती हैं। फ़िल्मी दुनिया में मेरा इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का है। सबको मालूम है कि मैं ऐश परस्त किस्म का रिवायती सेठ नहीं हूँ। ज़ौक़ व शौक़ से इस किस्म की महफ़िलें नहीं सजाता और ना इनसे महजूज़ होता हूँ। बशर कमज़ोरियाँ मेरे साथ ज़रूर हैं। मुझे ज़हद व पारसाई का दावा नहीं है, औरत से मुझे दिलचस्पी है, बल्कि ख़ासी दिलचस्पी है, लेकिन वो मेरी खलवत की ज़िंदगी है। मैं सरे बाज़ार तमाशे नहीं लगाता। आप मेरी तरफ से ये गड्डी इसके पैरों में रख दें। फ़र्श पर रखी हुई गड्डियाँ तवाफ़े नहीं उठाती, ये मुजरे के आदाब के ख़िलाफ़ है। मलक रियाज मुस्कुराते हुए बोला, आप ये क्या कर रख दीजिएगा, ये फ़न के एक गुमनाम पुरस्कार की तरफ से है, इसकी नाका उठा लेगी। मैंने कहा ना, जिस तरह वो निछावर किए जाने वाले नोट समेटती है। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसने कंधे उचकाए। चंद लम्हे बाद वो आगे पहुँचा। नोटों की गड्डी इसने रकासा के पैरों की तरफ उछाल दी और बाआवाज़ बुलंद बोला, ये फ़न के एक शर्मीले कदरदान की तरफ से है जो सामने नहीं आना चाहता, चेहरा नहीं दिखाना चाहता। इसकी आवाज़ पाटदार थी, मौसीकी और दादो तहसीन के शोर में भी साफ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए बदमस्त तमाशाइयों की चीखों पुकार तो थम गई, लेकिन मौसीकी की दर्दनाक पुकार बहरहाल जारी रही। रकासा के कदम एक लम्हे के लिए रुके। इसने मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा, लेकिन पीछे बैठे हुए लोगों में बहुत से ऐसे थे जो नोट नहीं लुटा रहे थे, और फिर मुझ तक तो रोशनी भी सही तौर पर नहीं पहुँच रही थी। वो नहीं जान सकती थी कि फ़न का वो गुमनाम कदरदान कौन हो सकता है जिसे मलक रियाज ने शर्मीला करार दिया था। रकासा तेज़ रोशनी में थी। एक लम्हे के लिए मैंने महसूस किया कि इसकी आंखों में नमी झिलमिलाई थी, या फिर शायद ये मेरा वहम था। दूसरे ही लम्हे इसने माहिराना अंदाज में रक्स का टूटा हुआ सिलसिला जोड़ लिया। नायका ने अपने कारिंदे के ज़रिए गड्डी उठवा ली जो इस काम पर मामूर था। इसी तरह मैंने मलक रियाज ही के हाथों हर रकासा के कदमों में 10,000 की गड्डी फिकवाई, सिर्फ इसलिए कि मलक ये ना समझे कि मैं कंजूस हूँ और हंस पे हैसियत खर्च करना नहीं जानता। वो इस बात को नहीं समझ सकता था कि मैं चुप नज़र आने से बचना चाहता था। रात के 12 बजे तक शामियानों तले मौजूद मेहमानों में से बेशतर नशे में धुत हो चुके थे। महफिल अपने नुक्ते अरूज पर थी, और ये ऐसा नुक्ता अरूज था जिसके बाद यकदम लोग थक कर गिर पड़े थे। नूर माशी नशे में बदमस्त होकर और अभी खौफनाक दिखाई देने लगा था। इसके चौड़े चकले खुरदरे चेहरे पर बिलाह की वहशत थी, और सुर्ख अंगारा आंखों में से एक ऐसी दरिंदगी थी जो नशे की तय में मधम पड़ने की बजाय ज़्यादा ताकतवर हो गई। इस वक्त अफरोज डांस कर रही थी। वो मेहमानों के पुरस्कार पर तीसरी मरतबा डांस करने आई थी। वो शक्ल सूरत एतबार से भी सब लड़कियों से बेहतर थी, और इसे रक्स पर भी बहुत ही अबूर था। मेकअप की ताहों के बावजूद ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था। इसकी रंगत वाकई सुरख सफ़ेद थी। इसकी आंखें बादामी और बाल सुनहरी थे। इसके जिस्म में शाख गुल की सी लचक थी, और एक फिल्म वाले से इसे बाजार से उचक कर ले गए थे, लेकिन अभी मसरूफ़ नहीं हुई थी। मैंने सुना था कि इसे अदाकारी बिल्कुल ही नहीं आई थी, और इसका लहजा बहुत ख़राब था, वरना शायद वह हीरोइन भी बन सकती थी। इसकी ये खामियां सख्त कोशिश और मेहनत के बावजूद दूर नहीं हो रही थी। डांसर के तौर पर इसके कामयाब होने की उम्मीद थी। इसकी वल्दियत खाना अभी अगर कभी पुर किया गया होगा, इसमें यकीनन किसी खूबसूरत आदमी का नाम आया होगा। अफरोज़ इस वक्त शायद अपना आखिरी रक्स पेश कर रही थी। वो नशे में नहीं थी, लेकिन मौसीकी के रिदम, महफिल के जोश और खरोश, या फिर किसी अनजाने अंदरूनी जज्बे ने इस पर भी वालेहाना अंदाज कैफियत तारी कर दी थी। वो रक्स किया था, बेखुदी का एक अजीब सा ही मुजाहरा था। फिर इस बेखुदी ने नूर माशी को भी अपनी लपेट में ले लिया। वो इस तरह कूद कर आगे पहुँचा जैसे किसी दरिंदे ने दरख्त से खुले मैदान में छलांग लगाई हो। इसने अफरोज़ के दोनों हाथ थाम लिए और बिल्कुल वेस्टर्न फिल्मों के किसी वहशी किरदार की तरह इसके रक्स में शरीक हो गया। तमाशाइयों ने आसमान सर पर उठा लिया। सीटियाँ और तालियाँ बजने लगी, नारे लगने लगे। इन दोनों पर नोट निछावर किए जाने लगे। 4 6 और डाकू भी उठकर इन दोनों के गिर्द दायरा बनाकर नाचने लगे। बाकी लोग तालियां बजा कर इनका साथ देने लगे।
इस धुन को बहुत तूल दिया गया। नाचते नाचते दोनों पसीने में शराबूर हो गए। आखिरकार मौसीकी थम गई। इसके साथ ही नूरा माची ने अफरोज़ को एक बाजू से फर्श से उठाया और किसी हल्की फुल्की चीज़ की तरह कंधे पर लाद दिया और बड़े इत्मीनान से हाल की तरफ चल दिया। फिर हाल के खुले दरवाजे से मैंने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखा। वो ऊपर की मंजिल तरफ जा रहा था। एक लम्हे के लिए महफिल पर खामोशी छा गई थी। फिर यकदम ये सुकून टूटा और सब कहके लगाने लगे, तालियां बजाने लगे। लेकिन ये कहके और तालियां चंद लम्हे बाद एक बार फिर थम गए, क्योंकि ऊपर की मंजिल के किसी कमरे में अफरोज़ की कर्बनाक चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीख रही थी। अफरोज़ की नायका, जो शायद इसकी माँ भी थी, साकत बैठी हाल की तरफ देख रही थी, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इसकी आंखों में फैली फैली सी थी और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। चंद लम्हे तक वो बड़े ठसे और नाजो अदा से मान चबा रही थी, लेकिन अब इसके जबड़े साकत हो चुके थे। अफरोज़ की कर्बनाक चीखों का सिलसिला जारी था, लेकिन सब ने इसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। हाज़रीन के नज़दीक गोया ये ख़ास बात नहीं थी। एक और रकासा ने फरमाइश की जारी की और वो आगे आए और रक़्स शुरू करके, मगर वो साजंदों के बयान पर अपनी जगह साकत खड़ी थी। फिर इसने मजबूर सी नज़रों से चारों तरफ देखा, मगर कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। इसके अपने साथ आने वाले भी इस वक्त इसकी तरफ नहीं देख रहे थे, बार बार हाल की तरफ देख रहे थे। वो रक़्स के लिए आगे नहीं बढ़ी। मैंने सबसे पीछे गाँव तकिए के सहारे अपनी जगह साकत बैठा और अपनी रगों में लहू की तेज़ होती हुई गर्दिश को मामूल पर रखते हुए कोशिश कर रहा था। अपने आप को समझा रहा था कि इस मौका पर मेरा ख्वामख्वाह हीरो बनना ज़रूरी नहीं था। इससे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था जैसा फिल्मों में हीरो का हीरोइन से होता है, और ना ही मैं वो ज़िंदगी में इससे ऐसा कोई जज्बाती ताल्लुक़ इस्तवार करने का ज़रामंद था। बेशक वो नौजवान थी, लेकिन बहरहाल एक मंजी हुई तवाइफ थी। इस किस्म की महफ़िलें, बदमस्त शराबी, हत्ता के तिंदामत डाकुओं भी शायद इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थे। जब वो इसे समेटते हैं कि इस किस्म की मुहिमों पर निकलती होंगी, तो यकीनन इनमें से बहुत से ख़तरात और इम्कानात पर भी इनकी नज़र रहती होगी। नहीं फ़ीमिया, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैंने अपने आप को हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश जारी रखी। अभी सब्र सुकून से रखो। हालात किस रुख पर जाते हैं। ऊपर से अफरोज़ की कर्बनाक चीखों का सिलसिला जारी रहा। जो रकासा रक़्स के लिए तैयार हुई थी, मगर अफरोज़ की चीखें सुनकर रुक गई थी। मलक रियाज इसकी तरफ देख कर धाड़ा, तू क्यों बुत बन कर गई है, अपना काम चालू रख। आखिरकार एक आवाज़ बुलंद हो गई। ये मेरा मुशाहिदा था कि हर जगह इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई आवाज़ बुलंद ज़रूर होती थी, ख्वाह वो कितनी ही ज़रूर क्यों होती हो, ख्वाह वो ज़्यादा कानों तक पहुँचने से पहले ही दबा दी जाती हो, ख्वाह आवाज़ बुलंद करने वाले का नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता हो, लेकिन आवाज़ उभरती ज़रूर है। इंसानियत का तारीख़ यही है। एक दुबला पतला गैर मारूफ सा कॉमेडियन था। सांवली रंगत, भरे हुए से बाल, जर्द आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, शिकन आलूद से कपड़े, असाब ज़दा भी मालूम होता था। अफरोज़ की चीखें सुनकर चंद हमें ज़बत करके बैठने की वजह से शायद इस जिस्म पर खफीफ सा लर्ज़ा तारी था। दौलत और रसाई और इख्तियारात के नशे में चोर बड़े बड़े कद आवर लोगों की इस भरी महफिल में इस वक्त शायद ज़हरी एतबार से सबसे हक़ीर और कमतर वही नज़र आ रहा था, मगर मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर था। इसने ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने में पहल की थी। उठकर सामने आया और यकदम गोया फट पड़ा, मलक साहब, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ इसलिए तो नहीं आए थे। वह एक मनहनी सी आदमी था, लेकिन इसकी आवाज़ में गरज थी। गो कि इस वक्त हैजान ज़िदगी और फ़रते जज्बात से आवाज़ फट सी गई थी, मगर फिर भी सारे शोर पर हावी थी। महफिल में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर यकदम मलक रियाज धाड़ा, तू और क्या तुम यहाँ सवाब कमाने के लिए आ रहे हो? सवाब अजाब की बातें रहने दे मलक साहब। गुस्से से कॉमेडियन का सांवला चेहरा अरगवानी सा हो गया। शिद्दत जज्बात से आवाज़ कुछ और कांप गई। ठीक है, अफरोज़ तवाइफ है, मर्द इसके लिए कोई नई मखलूक नहीं है। नूरों को इसके साथ ले जाना था तो प्यार मोहब्बत से ले जाता। अफरोज़ के इस तरह दर्दनाक अंदाज में चीखें मारने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर वो खबीज़ क्या कर रहा था? कहीं वो इसे जान से ना मार दे। आप इसे कुछ तो समझाएं ना। नूरो माची के लिए खबीज़ का लफ्ज़ सुनकर इसके साथी डाकुओं में से दो यकदम झटके से उठ खड़े हुए, लेकिन लर्जा बरामदम कॉमेडियन इस वक्त गोया अपने गिरदो पेश से बेखबर था। इसकी नज़र सिर्फ मलक रियाज पर थी और ध्यान गालिबन अफरोज़ की कर्बनाक चीखों की तरफ था। नूरो माची को भला कौन समझा सकता था? मलक रियाज खासी खबासे से मुस्कुराया। ये इसका स्टाइल है, खोते का पुत्र। घास कम चरता है, दौलतियाँ ज़्यादा चलाता है। बेफिक्र रहो, अफरोज़ मरेगी नहीं। तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा अपनी बरादरी का। इतनी आसानी से मरने वाली मखलूक नहीं है ये। थोड़ी बहुत ज़ख्मी हो जाएगी तो मरहम बट्टी दारू दवा कर देंगे। सब इंतज़ाम है हमारे पास। घाटे में नहीं रहेगी वो। एक आध हड्डी तोड़ा लेगी, 4-6 ज़ख्म खा लेगी तो नूरा माची इसकी झोली सोने चांदी से भर देगा। बहुत माल है इसके पास। वैसे भी अफरोज़ ने यहाँ से क्या कम माल समेटा है? कॉमेडियन की मुट्ठियाँ भींच गई। शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज़ रुंध गई। इसका गुस्सा एक मजबूर आदमी का गुस्सा था, लेकिन वो इसे बस खोलते सांप की तरह सीने में दबा कर नहीं बैठा था। घटी घटी सी आवाज़ में बोला, मलक साहब, मैं कहता हूँ इस हरामजादे को रोको। ओए चिमटे, तू तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मलक बोला और इसी लम्हे दोनों डाकुओं ने बैक वक्त अपनी अपनी राइफल का बट कॉमेडियन को रसीद किया। एक बट इसके कंधे पर लगा, दूसरा चेहरे पर। वो बहुत दूर जा गिरा और वहीं साकत हो गया।
दोनों डाकू एक बार फिर इस पर झपटने लगे, मगर मलक ने हाथ के इशारे से रोक दिया। बस करो यार, इस बेचारे के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें रखा क्या है, हड्डियों का माला तो है। डाकू सादत मंदी और मुजाहरा करते हुए रुक गए और वापस अपनी जगह पर जा बैठे। अफरोज़ की नायका ने आगे बढ़कर कॉमेडियन को सीधा किया और अपने दुपट्टे से इसका चेहरा पोंछने लगी। खून से इसका आंचल उछड़ गया, लेकिन गनीमत था कि कॉमेडियन के चेहरे से खून बहाव जारी नहीं था। मैं तो बदस्तूर साकत बैठा था, मेरी रगों में लहू सरगोशियाँ कर रहा था। ठीक है इफ़ी, ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन अगर हर कोई यही सोच कर बैठा रहे कि जब तक जुल्म की आग में मेरे बदन तक नहीं पहुँचेगी तब तक मैं वो मेरा मसला नहीं है, तो जुल्म गली गली फैल जाता है। इस सोसाइटी में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। इसके बावजूद मैं साकत बैठा रहा, मैं किसी फ़ैसले पर ना पहुंच सका। सूरत हाल अजीब सी थी। इस दौरान अफरोज़ की चीखें भी मादूम हो गई, शायद वो बेहोश हो गई थी या इसमें मज़ीद चीखने की सकत नहीं रही। कोई बात नहीं था कि हल्की आवाज़ में वो अब भी चीख रही हो या कर्राह रही हो, लेकिन फासले की वजह से अब इसकी आवाज़ हम तक ना पहुँच रही हो। अफरोज़ की नायका ने कॉमेडियन का सर अपनी गोद में रख लिया और एक नौकर से ठंडा पानी लेकर अपना आंचल भिगोकर इसका चेहरा साफ़ कर रही थी। नायका का चेहरा स्पाट था, सूरत हाल गो के वाज़िया थी, फिर भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो इस वक्त क्या सोच रही थी। मलक रियाज एक बार फिर इस दूसरी रकासा पर बरस पड़ा जिसका नाम मुझे मालूम नहीं था और जो अभी तक बूत बनी खड़ी थी। अरे तुझ पर क्या फालिज गिर गया है, क्यों मेहमानों का बना बनाया मूड ख़राब करती है? चल तू किसी सुथरे से गाने पर सुथरा सा डांस शुरू कर। इस बार वो बहुत बरहम नज़र आया था, बल्कि अपनी जगह से उठते उठते रह गया था। साज एक बार फिर करा उठे और रकासा के पाँव भी बादल नाख्वास्ता हरकत में आए। चंद लम्हे बाद ये रक़्स मौसीकी का सिलसिला दोबारा अरूज पर पहुँच गया, मगर अब गोया हर चीज़ रूह से खाली थी। रकासाओं की आवाज़ और पाँव की हरकत में वैसे भी इनके जज्बात ज़रा कम ही शामिल होते हैं। वो एक तवील मश्क के तहत मशीनी से अंदाज में सब कुछ करती हैं, लेकिन इस रक़्स को तो रकासा बिल्कुल ही कठपुतली बन गई थी। चेहरा हरकत का साथ ना दे तो इंसान कुछ अजीब मुज़हका खेज सा लगता है, ख्वाह वो रकासा ही क्यों ना हो और रक़्स ही क्यों ना कर रही हो। इन मेहमानों के हवास पर खमार का कब्ज़ा था। इनके तो लिए ज़रूर बटी थी, लेकिन जल्द ही वो दोबारा रक़्स में रकासा के जिस्म की लचक, अज़ाक का मदोजज़र, आवाज़ की खोखली गुजरों की बासी महक सी सब कुछ थी। मलक रियाज और इसके गिरोह के डाकू सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, झूम रहे थे। इनकी बाछें फैली जा रही थी। वो रक़्स ख़त्म होने से पहले ही हाल की सीढ़ियों पर उतरती, बल्कि तकरीबन लुढ़कती दिखाई दी। वो जंगले का सहारा लिए नीचे चली आ रही थी। इसका लिबास जो कुछ देर पहले इसकी शायान शान बढ़ा रहा था, अब चीथरों की सूरत में इसके जिस्म पर झूल रहा था। इसका चेहरा लहू लहान था, जिसम का जो भी हिस्सा नज़र आ रहा था इस पर खराशें और नील ही थे। इसकी नायका और दो एक साजिंदे उठकर इसकी तरफ दौड़े। इन्होंने सीढ़ियों पर इसे संभाला, वो इसमें झूल रही थी। मलक ने अपनी जगह से बैठते बैठे आवाज़ दिया, ओए जाओ ओए, इसकी शहद इस शोदी की मरम पट्टी दवा का बंदोबस्त करो। नौकरों ने जाकर हाल में अफरोज़ को खुद संभाल लिया ताकि नासजंदों को पीछे हटा दिया। वैसे अंदर ही अंदर हवेली में ले गए। नायका भी इनके साथ चली गई। साजिंदे लौट आए। रक़्स इसी तरह जारी रहा। गो के इस दौरान रकासा और सभी किन अखियों से बार बार हाल की तरफ देखते रहे। चंद मिनट बाद नूरो माछी भी ऊपर से वापस आ गया और वह इस तरह खुश और मुतमईन नज़र आ रहा था जैसे किसी दरिंदे को इसकी पसंद का शिकार मिल गया हो और वो बाछों पर ज़ुबान फेरता, इसका लहू साफ़ वापस करता वापस चला आ रहा हो। इसकी जगह खाली पड़ी थी। इसकी फर्शी भी खाली थी, गोया किसी बादशाह का खाली तख्त की तरह थी। किसी ने भी इसकी जगह पर बैठने की कोशिश नहीं की थी। इस जगह की तरफ बढ़ते वक्त वो मलक रियाज के पास गुजरा। वो मलक रियाज ने प्यार भरे अंदाज में इसे डांटते कहा, अरे जांगलूस के बच्चे, तुझे ये क्या गंदी आदत है, इस तस्वीर को बिगाड़ देता है। और बेवकूफ़ो, सोनी सोनी औरतों के ऐसा सलूक नहीं करते। जवानी हम पर भी आई थी और अब कहीं गई नहीं है, लेकिन ये कुत्ते बिल्लियों की तरह चीर फाड़ हमने नहीं की। जवानी की कोई यही तो निशानी नहीं है ना। और वह शाहाना अंदाज में अपनी जगह जा बैठा। मलक का इसे डांटना अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कोई बाप अपने नासमझ बच्चे को तंबी कर रहा हो कि इसे साफ कागज़ों पर पेंसिल से आड़ी तिरछे लकीरें खींचनी चाहिए। नूरो गाँव तकिए से टेक लगाकर घुटने पर हाथ रखे हुए आवाज़ में बोला, मलक साहब, आपको पता है जवानी अपनी जगह, मगर ये मामला दूसरा है। महफिल में सजी हुई सोनी सूरत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ज़्यादा सोनी हर शक्ल देखकर और सबके सामने देखकर आग लग जाती है मेरे सीने में। दिल चाहता है इसे मिटा दूँ, उजाड़ दूँ, कम कर दूँ दुनिया से या गुम कर दूँ दुनिया से। फिर मुँछों पर ताव देते हुए गर्राया, हसीना भी बहुत सोनी थी ना, मुझसे बेवफाई कर गई, भाग गई थी, गायब हो गई थी अपने किसी और यार के साथ। नाम भी हसीना था और थी भी हसीना। बड़ा मान था इसे अपनी खूबसूरती पर। यक वक्त इसके चेहरे पर जलजले कैसे कुछ ऐसे आसार नमूदार हुए कि इसके आसपास बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन सहम से गए। दांत पीस कर वो बोला, गुम हुई थी इस दुनिया में वो खबीस की बच्ची, लेकिन मैं मरते दम तक इसको ढूंढता रहूँगा। मलक साहब, जिस दिन भी मिल गई ना, इस दिन इसकी शक्ल ऐसी बना दूंगा कि कुत्ते बिल्लियाँ भी इसको देख कर डरेंगे। और जब तक वो नहीं मिलती, मुझे हर सोहनी कुड़ी में इसकी शक्ल नज़र आती रहेगी। इस खबासत की तय से भी एक कहानी निकल आई थी।
मैंने कुछ दूर रखे हुए उगलदान में थूक कर दिया। नूरो माछी बाजू लहरा कर इस अंदाज में दूसरी रकासाओं और नामालूम लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सारी भी अच्छी हैं, अच्छी शक्लें हैं इनकी भी, इन्होंने भी बड़े लोगों को धोखे दिए होंगे। लड़कियां सहम सी गई, मगर नूरो माछी गोया इनकी जान बख्शी करते हुए बोला, मगर वो अफरोज़ इन सब से अच्छी थी, इसने सबसे ज़्यादा लोगों को चक्कर दिए होंगे, इसलिए मैंने इसे उठाया था। अब ठीक भी हो गई हो तो शक्ल इतनी सोनी नहीं रहेगी, अब भी शीशा देखेगी तो नूरो माछी को याद करेगी। सुना है मलक साहब, एक और खूबसूरत छोकरी नूरो माछी को याद करेगी। इसने दीवानगी अमेज से अंदाज में कहका लगाया, जिसकी गूंज से फ़ज़ा अब तक मुरतश रही। मलक मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ओए पागला, मत करो इतना नफ़रत का जहर दिल में, पागल हो जाएगी किसी दिन। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने मखसूस लहजे में बोला। रकासा ने अब दूसरे नगमे पर रक्स करना शुरू कर दिया था, लेकिन महफिल में अब वो गर्मा गर्मी नहीं रही थी। पीने पिलाने वालों के चेहरे गो के अब भी तमतमा रहे थे, मगर इस तमतमाहट की तय में थकन कदम जमाने लगी थी। अब तो साथ भी गोया रू रू कर रहे थे। रकासा का कठपुतली पन बढ़ चुका था। 1 घंटे बाद महफिल इख्तिताम पर नजर आने लगी। इस वक्त एक और अजीब धंधा शुरू हो गया। मेहमानों में से कुछ खास लोगों ने मलक रियाज से कुछ खुसर फुसर की, फिर एक के बाद दीगरे इनमें से हर एक किसी न किसी लड़की को साथ लेकर हाल की सीढ़ियों के रास्ते हवेली के ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया। नाचने वाली लड़कियां और इनके साथ आई हुई दूसरी नामालूम लड़कियां एक एक करके गायब होने लगी। इसके साथ ही हाज़रीन की तादाद भी कम होती जा रही, हत्ता के 2 डाकू भी ऊपर चले गए। बाकी अलबत्ता नूरो माछी को घेरे में लिए रहे। मलक रियाज इस दौरान खिसक कर पीछे मेरे पास आया और सरगोशी में बोला, आपकी तवाज़े के लिए मैंने अफरोज़ को मुंतखब किया हुआ था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये डंगर का बच्चा इसे कई हफ्तों के लिए बिस्तर पर लिटा देगा। खबीस कहीं का, खिलौने से ज़्यादा खेलता नहीं है, बस इसे तोड़ने फोड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। खैर लानत भेजें इस पर, यह बताएं कि जो सामने बैठी है इनमें से कोई पसंद है, वरना 1 घंटे के नोटिस पर कोई दूसरा इंतज़ाम भी हो सकता है। मैं एक तवील लम्हे के लिए इसकी तरफ देखता रह गया। मैं बजा तौर पर हैरान था, क्या इतने बड़े बड़े ज़िम्मेदारों, सियासत में हिस्सा लेने वालों और दुनिया की हर आसाइश के मालिकों ने वे अब ये काम संभाल लिया था। मैंने मलगजे अंधेरे में नज़रों से इसके चेहरे को टटोला, मगर इस चेहरे पर खुफ्त नदामत की कोई अलामत नहीं थी। इसने कोई बिल्कुल आम सी कोई रूटीन की बात की थी। मुझे खामोश देखकर वो बोला, चौधरी साहब शर्माए नहीं, हमारी ये दुनिया एक बिल्कुल अलग थलग दुनिया है। सारे डर खौफ और अंदेशे दिल से निकाल दें, ज़माने को भी भूल जाएं और ख़ुद को भी। यहाँ आकर बड़े बड़े लोग अपने आप से और दुनिया से बेपरवाह होते जाते हैं। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े सरकारी अफसर तक कैसी तरंग में हैं। यहाँ सब बेधड़क अपने दिल के अरमान निकालने आते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई ख़बर बाहर नहीं जाती। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो तो मैंने देख ही लिया मलक साहब, मैंने मुलामत से कहा, और ख़बर के बाहर जाने या ना जाने से भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मसला सिर्फ ये है कि आवारा जज्बों की तस्कीन का मेरा यह अंदाज़ नहीं। मेरी ख्वाहिशों के जंगल में इन पेशावर लड़कियों, इन गोश्त पोस्ट की मशीनों का कभी गुजर नहीं रहा। मैंने कभी इनकी तमन्ना नहीं की। चौधरी साहब, ये कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, सब टॉप की सोसाइटी गर्ल्स हैं, सुथरी चीज़ें हैं, गंदी शंदी गलियों से पकड़ के नहीं लाई गई। यहाँ कोई ऐसे गरे पड़े लोगों का मामला नहीं है। हमारा भी कोई मेयार है और हम दूसरों के मेयार को भी समझते हैं। मलक सीधा होकर बैठते हुए बोला। मुझे हंसी आ गई। मैंने धीमे लहजे में कहा, अब की मेहमानदारी में वाकई कोई कमी नहीं रही मलक साहब, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये बड़े नाजुक महसूसात के मामले हैं, आप इन्हें नहीं समझ सकेंगे। मलक ने कदरे मजरू से नज़रों से मेरी तरफ देखा। बहुत खूब, अब मुझ पर यह वक्त भी आना था कि आप जैसे नौजवानों ने मुझे बताना था कि मैं क्या समझूंगा और क्या नहीं, लेकिन इसने कंधे उचकाए। ये मामला कुछ ऐसा ही है, इस पर जोर दिया जा सकता है। आपके बारे में हमारे अंदाजे कुछ ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। हमने तो सुना था कि आप बड़े पुरमिजाज आदमी हैं। फिल्मी का क्यों शाकियों से भी आपके ताल्लुकात हैं। फिल्मी दुनिया को तो मैंने कभी सही तरह रुख ही नहीं किया था, और झूठी सी लड़कियों से कभी मुझे कोई ख़ास मसला नहीं। ज़्यादातर तो वैसे ही गुजर गई। इनका मामला तो बस पर्दे तक ही ठीक है। सिर्फ एक ही काकी शाकी से है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लड़कपन का कोई ताल्लुक़ वगैरह हवाला ना निकल आया था। दूसरे इसके साथ आपने जो भी अपना तजारती बुनियादों पर नहीं है, सिर्फ महसूसात की बुनियादों पर है। इसको अच्छे लगते हैं, वो हमको अच्छी लगती है, और जब से हमारी मेल मुलाकात हुई है तब से इसने इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। फिल्म दुनिया में रहते हुए भी नाकाबिले यकीन सी बात है। मैंने मलगजे अंधेरे में मलक में झांका, जहाँ पहले ही बड़ा अंधेरा फैला हुआ था। इसने अंदाजे में सर हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे बारे में ज़्यादा सही मालूमात जमा नहीं की। कौन है आपका मुखबर? बता देंगे। उमर बयाना अंदाज में मेरा हाथ हिलाते हुए बोला, अब आपसे ताल्लुक़ वास्ता हुआ है तो जल्दी आप सब कुछ जान जाएंगे। वैसे आपको ऐसे मुखबर का नाम चाहिए? मुअज़्ज़ज़ आदमी है, आपका पुराना जानने वाला है, भरोसे का आदमी है। वो मेरे तजस्सुस को भड़का रहा था, लेकिन मैंने भी इस पर तवज्जो नहीं दी और पूछा भी नहीं कि कौन है वो। मेरा कोई पुराना जानने वाला, भरोसे का आदमी क्यों कर हो सकता है? मेरे जहन में सवालिया निशान ने सर उभार, लेकिन सरदस्त में इनके ज़रफ़ तवज्जो नहीं हटी। मलक बदस्तूर सोच में डूबे हुए अंदाज में सर हिलाया, बोला,
मेरा दिल आपकी तरफ से पहले ही कुछ खटक रहा था। लाइन के आदमी नहीं लगते, आपने तो गोया यहाँ आकर ज़ाया सब कुछ ज़ाया किया। दूसरी तरफ मेरा दिल कहता है कि आप हमारे साथ खुल मिल नहीं रहे। आखिर ऐसी क्या मसलहत है? आप हमारे साथ खुल जाएं तो शायद ज़्यादा फ़ायदे में रहें। मलक साहब, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, इसको बताने की कोशिश कर चुका हूँ। मुझे खुद भी मालूम नहीं कि मैं क्या हूँ, किस किस्म का बंदा हूँ, या मैं किस लाइन का आदमी हूँ। झंझटों में ज़्यादा नहीं पड़ता। इसके बावजूद मैंने समझता हूँ कि आपको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। अगर आपने महसूस कर ही लिया है कि मैंने यहाँ आकर वक्त ज़ाया किया है तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अरे नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? वह एकदम किसी ख्याल से चौंकते हुए बोला, हमारे सबसे ख़ास मेहमान तो आप ही हैं। आप तो सबसे आखिर में जाएंगे। सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने से पहले ही सब लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। इसके बाद आराम से आपके साथ बातें होंगी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं दस्तूर इसे छुपाए बैठा था। मालूम नहीं इसे मुझसे क्या बातें करना थी। इधर लड़कियों के साथ हवेली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। कुछ लोग वापस भी आने लगे थे। मज़ीद कुछ लोग अंदर जा रहे थे। कुछ अजीब बाज़ार से लगा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छे भले बड़े बड़े लोगों के लिए इस बाज़ार से अंदाज में क्या लज्जत थी, क्या लुत्फ़ था। लोगों के महसूसात का कुछ पता नहीं। शायद इनके लिए सब कुछ एक दिलचस्प एडवेंचर हो। जल्द ही लोगों के वापस रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इनमें वैसे बेशतर के ड्राइवर हवेली से कुछ दूर गाड़ियों में इनका इंतज़ार कर रहे थे। वो खुद इस वक्त तक सही ड्राइविंग करने के काबिल दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों को भिजवाने का बंदोबस्त मलक रियाज कर रहा था। वो खुद किसी हसीना दिलनवाज के साथ अंदर फेरा लगाने नहीं गया था। मैदान मेरे अंदाजे से कुछ पहले ही साफ़ हो गया था। सुबह का अजाब के साथ नमूदार होने से पहले ही तकरीबन सब लोग रुखसत हो गए थे। अफरोज़ को भी मरहम पट्टी के बाद बेहोशी की हालत में ही ना जाने कहाँ भेज दिया गया था। सिर्फ नूर माची, इसका टोला और मलक रियाज के आदमी रह गए थे। किसी बरात के रुखसत हो जाने का सा मंजर था, या फिर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी रूहों का काफ़िला वहाँ उतरा था और एक तवील हंगामा बर्पा करने के बाद रुखसत हो गया। मलक रियाज वापस मेरे पास आकर बोला, आइए चौधरी साहब, ऊपर छत पर चलते हैं, खुली हवा में। रात के पिछले पहर बड़ा लुत्फ़ आता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं खुद कुछ हरकत में आना चाहता था। बैठे बैठे थक गया था। मार्बल की सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर छत पर आ गए। छत क्या थी, एक बहुत बड़ा मैदान था। नूरो माची और इसका टोला हमारे साथ साथ था। इन लोगों का नशा सब कुछ गुम हो गया था। कहीं गन्ने संभाले वो इस तरह अलर्ट नज़र आने की कोशिश कर रहे थे जैसे इन्हें अंदेशा हो कि इर्द गिर्द कहीं दुश्मन घात लगाए बैठा था। हालांकि मुझे पता चला हवेली से कुछ दूर उधर दरख्तों में इनके अपने साथी छुपे बैठे थे। न जाने क्यों मलक रियाज ने तो इनकी वजह से सिर्फ ये बताई थी कि कभी कभी जश्न या खुशी की खबर पाकर कोई दुश्मन या बदख्वाह रंग में भंग डालने के लिए कोशिश कर बैठता है। हवेली की तामीर में कदीम देसी और विक्टोरियन स्टाइल की मिलीजुली सी झलक थी। छत पर टावर से मशावा बर्जियाँ भी नज़र आ रही थी। छत के वस्त में बहुत सी खूबसूरत लान चेयर्स और शीशे की मेज़ वगैरह पड़ी थी। अभी तक सुबह की सफ़ेदी नमूदार नहीं हुई थी। चांद रुखसत हो चुका था, मगर फ़िज़ा में अभी तक चांदनी का सुराग बाकी था। मुंडेर के पास से गुजरते हुए मैंने देखा दौर मलगजे अंधेरे में बागात और खेत एक दूसरे से मदगम नज़र आ रहे थे। एक तरफ जंगल फैला हुआ था, खनक हुआ और मलगजा आसमान बहुत भला लग रहा था। एक गहरी सांस लेकर मैंने मलक रियाज का इशारा पाकर लान चेयर पर बैठ गया। नूर और माची के साथियों में से चार छत के चारों कोनों पर जा खड़े हुए और बेमकसद से अंदाज में फ़िज़ा की तारीकी में नज़र दौड़ाने लगे। नूर और माची ऐन मेरे साथ जुड़कर बैठ गया। मलक रियाज मेरे मुकाबिल बैठा था। बाकी डाकू हमारे गिर्द घेरा सा डालकर खड़े हो गए थे। मैं फ़िज़ा में यक बयक कोई तब्दीली महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने इसका इजहार नहीं किया और पहले की तरह पुरसुकून रहा। मलक रियाज सिरगट सुलगा कर और टांगें फैलाकर बैठते हुए बोला, चौधरी साहब, आपको मालूम है अगली हुकूमत में आपका यह खादिम वज़ीर तिजारत होगा। इसने उंगली से अपने सीने की तरफ इशारा किया। मैंने कदरे हैरत से इसकी तरफ देखा, लेकिन मलक साहब, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए और आपने खुद ही अपने आप को वज़ीर तिजारत के ओहदे पर फायज़ कर लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा लहजा इस्तेज़ाइया ना होने पाए। सियासत में बहुत आगे की खबर रखनी पड़ती है चौधरी साहब। वो आँख मार कर बोला, आप इस मैदान में बच्चे हैं। कारोबार में आप बहुत तेज़ होंगे, लेकिन सियासत के बारे में आप कुछ नहीं जानते। इस हसीना की जुल्फ़ों को पेचो खम को समझने के लिए एक उम्र दरकार होती है। वो तो ठीक है मलक साहब, लेकिन फिर भी कुछ तो तौर तरीके, असूल और ज़ाब्ते होते हैं। आदमी किसी न किसी सिस्टम से तो गुजर कर आगे आता है। पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, इनके उम्मीदवार कामयाब होते हैं। अक्सरियती पार्टी हुकूमत बनाती हैं और अपने आदमियों में वजारतें तकसीम करती हैं। वो मुस्कुराता रहा, जैसे इखलाकियात के मौजू पर किसी नन्हे बच्चे की तकरीर सुन रहा हो। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ़, आपकी पार्टी तो शायद बाद लोगों ने नाम भी ना सुना हो। मैं बदशगुनी नहीं कर रहा, वैसे ही हकीकत पसंदाना और गैर जानिबदाराना से अंदाज में आपके दावे का तज़किया करने की कोशिश कर रहा हूँ। मालूम नहीं आपकी पार्टी को कोई सीट भी मिले या नहीं मिले, और आपने वजारत अपने लिए महफूज करा ली। वो सिगरेट का एक तवील कश लेकर बेपरवाही से धुआं फ़िज़ा में छोड़ते हुए बोला, यही तो आपको पता नहीं चौधरी साहब, हमारे यहाँ बड़े बड़े गेम होते हैं और पावर का गेम तो सबसे अलग, सबसे पुरपेश, सबसे मुश्किल है। अगर मुझ जैसे ज़रा ऊपर के आदमी को भी कुछ मालूम नहीं है तो फिर आम आदमी को क्या मालूम होगा। मैंने हैरत से कहा, आपको भी अच्छी तरह मालूम है और हमें भी कि आम आदमी तो बस सियासत की भट्टी का ईंधन है।
कुछ ईंधन किसी के पास है, कुछ किसी के पास। कभी इधर का ईंधन उधर हो जाता है और कभी उधर का ईंधन इधर हो जाता है, लेकिन ईंधन बहरहाल ईंधन ही रहता है। इसका काम जलना और भट्टी की आग को तेज़ या मध्यम करना होता है। जिसकी आग मध्यम पड़ने लगती है, इसका खेल ठंडा पड़ जाता है। भट्टी में झोंकने के लिए लकड़ियाँ मुयस्सर आती रहती हैं तो ठीक है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो ठीक है, लेकिन इस हकीकत की तह से आपका वज़ीर तजारत बनना कहाँ से निकल आया? मैंने इसकी आंखों में झांका। जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। हमारे मुल्क के सीधे साधे कम इल्म और बेखबर लोगों की यही ट्रेजेडी है। हर एक ने बच्चे दिए हैं, कभी किसी फ़लसफ़े से, कभी किसी फ़लसफ़े से। इन्हें भट्टी का ईंधन ही बना दिया गया, किसी ने इन्हें थर का ताज बनाया। लेकिन आपको तो इस पोजीशन में भी नहीं है। आपकी भट्टी मैंने तो बराए नाम ही ईंधन है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पार्टी की बुनियाद पर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने राज़ों से ज़्यादा आगाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे ज़्यादा पुराने दोस्त नहीं हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 35 साल से पावर के सिलसिले में एक से एक बढ़कर कमाल गेम हो रहा है, लेकिन अब जो गेम होने वाला है वह हर गेम को मात देगा। और हम इस गेम का एक हिस्सा हैं। वो ठहरे ठहरे लहजे में एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, हमारी पार्टी को आप गोली मारें, हमारे वोटरों को भी गोली मारें। बस आपके सामने इस मुल्क का आइंदा वज़ीर तजारत बैठा है, इससे पत्थर पर लकीर समझे। मुल्क का वज़ीर तजारत यानी आप वफाकी वज़ीर होंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा।